ओके, अब जब कभी हार्ट की इन्फार्क्ट मॉडिफिकेशन के बाद री परफ्यूजन होती है, जो कि हम थ्रोमोलाइसिस से कर सकते हैं, टिश्यू प्लाज्मा एक्टिवेटेड देखिए, एंजियोप्लास्टी और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग से, तो उससे क्या क्या हार्ट को इंजरी हो सकती है। मायोकार्डियल डैमेज जो है वो ऑलरेडी हो चुका हुआ होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके पास एक इंजरी हो चुकी होती है और इस्कीमिक इंजरी हो जाती है ना, तो यहाँ पे इस्कीमिक इंजरी में नेक्रोसिस हो सकती है, और हमने कहा था रिवर्सल इंजरी में स्वेलिंग होती है। तो जब स्वेलिंग होती है तो स्वेलिंग के दौरान क्या होता है कि मायोकार्डियम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन चली जाती हैं, और प्रोटीन आने के साथ साथ क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है, तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा यू हैव टू रिमेंबर यहाँ पे कि उसमें ओके तो इसमें क्या होता है कि आउटर मेम्ब्रेन जो यानी कि आउटर वाली मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर कर जाती है, और आपको पता है कि बहुत सारे एंटी अपोप्टोटिक सब्सटेंसेस होते हैं और अपोप्टोटिक होते हैं, तो वो जो अपोप्टोटिक होता है वो एक्सपोज हो जाता है और फिर वहाँ पे जाके अपोप्टोसिस जो है वो हो सकती है। मायोसाइल हाइपरकंट्रैक्शन, क्योंकि वो कहते हैं कि आपके पास कैल्शियम की जो है वो एब्नॉर्मल साइक्लिंग की वजह से और साइक्लोनल डैमेज की वजह से ऑलरेडी कैल्शियम बहुत ज़्यादा अंदर हुआ होता है। जब रिपरफ्यूजन होती है कैल्शियम और भी ज़्यादा हो जाता है, तो वो हाइपर कॉन्ट्रैक्शन आपको मिलती है यहाँ पे। फिर उसके बाद फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जब भी कभी जो आपके पास यहाँ पे ब्लड दोबारा आता है, आपके सुपर ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, हाइपरक्लोराइड एसिड बनता है, पेरोक्सीनाइट्राइड्स बनते हैं और ऑक्सी रेडिकल्स बनते हैं, ये विद इन मिनट्स बनते हैं, क्योंकि और ये आपके पास मायोसाइल की प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड डैमेज करेंगे। ग्लूकोसाइड एडिशन भी होती है, एग्रीगेशन भी होती है, इसके अलावा प्लेटलेट और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन तो आपके रिफ्लो नॉन रिफ्लो फिनोमेना के साथ होती ही होती है। अब ये चीज़ आपने रखनी यहाँ पे, ये जो इन्फार्क्ट होता है ना, जिसके जैसे इन्फार्क्ट होते हैं वो हेमरेजिक होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे जो ब्लड आ जाता है ब्लड की लीकनेस की वजह से, और दूसरा यहाँ पे होता है क्योंकि वो हाइपर कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। तो आपको ये बताना चाहिए कि एक्सेसिव सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको हाइपर एओसिनोफिलिक हाइपर कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स मिलते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एक्रोसिव बैंड्स मिलते हैं, क्योंकि कैल्शियम की इन्फ्लक्स होती है, कैल्शियम की इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा एटमोस इंटरेक्शन कॉज करती है। क्लिनिकल फीचर्स इन सबके क्या होते हैं कि ऑब्वियसली जो मायोकार्डियल होती है इसमें सबस्टर्नल पेन होती है, जो कि बैक को नेक को जॉ को हर जगह रेडिएट कर सकती है, बहुत मिनट तक इलाज करती है, नेटुरल से नहीं रिलीव होती है। और आपके पास कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें पेन बिल्कुल भी नहीं होती। यूजुअली वो डायबिटीज मेलाइटिस के लोग होते हैं जिनमें आपको यहाँ पे ऑटोनोमैटिक न्यूरोपैथी होती है, ओल्ड इन्वेंशन उनमें भी न्यूरोपैथी वजह होती है, या फिर यूजुअली वुमेन्स होती है, ठीक है। जो पल्स होती है वो रैपिड होती है, लेकिन वो वीक होती है, हार्ट कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली उतनी आपके पास यहाँ पे हो नहीं रहा। पेशेंट डायफरेटिक होता है, स्वेटिक बहुत ज़्यादा होता है, नॉशियस होता है, डिस्प्निया में होता है। मायो जब भी कभी माइट्रल वॉल्व का प्रॉब्लम होता है तो आपके यहाँ पे डिस्प्निया होता ही है। अच्छा, ध्यान रखना कि जिस एमआई में मोर देन 40% आपका लेफ्ट इन्वॉल्व होता है, उसमें आपके पास यहाँ पे कार्डियोजेनिक शॉक भी हो जाता है। इलेक्ट्रोग्राफिक एब्नॉर्मलिटीज क्या होती है, इलेक्ट्रोग्राफिक एब्नॉर्मलिटीज में आपको दिखाती हूँ, उसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन होती है, डीपनिंग ऑफ द क्यू वेव होती है, और साथ आपको यहाँ पे डीपनिंग ऑफ द क्यू वेव भी होती है, ठीक है। ये आपके पास चीज़ें होती हैं। यू हैव दी एसटी सेगमेंट एलिवेशन एंड यू हैव दी टी वेव इन्वर्जन, यू हैव द डीपनिंग ऑफ द क्यू वेव, ठीक है। इसके अलावा आपको ये बताना चाहिए कि ये जो एब्नॉर्मलिटीज होती है, जैसे एरिथमियाज होता है, और आपके पास जितने भी सडन कार्डियक डेथ होती है ना, एमआई की वजह से जो सडन कार्डियक डेथ होती है उसमें एरिथमिया इज नंबर 1 कॉज, ठीक है। जो आपके लैब मार्कर्स होते हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, लैब मार्कर जो इन्वॉल्व होते हैं वो आपको बताना चाहिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाईली स्पेसिफिक सेंसिटिव होते हैं। सेल की नेक्रोसिस होती है तो उसमें से एंजाइम नहीं करते, तो इस वजह से हमें सर्कुलेशन में मिलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है मायोग्लोबिन और ट्रोपोनिन, आईओटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे हैव हाई स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी, जो आपके पास क्राटिन काइनेज है वो भी इंपॉर्टेंट है। जो क्राटिन काइनेज होता है सीकेएमबी, इसमें आपको पता है कि जो सीकेएमबी आइसोफॉर्म होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो आपके पास सोर्स अमाउंट में मसल में भी प्रेजेंट होती है। फिर भी इसकी जो पीक होती है वो 2 to 4 आवर्स में होती है, 24 to 40 आवर्स में पीक होती है, उसके बाद रिटर्न कर जाती है 32 आवर्स में। जो टीएनटी और टीएनआई होते हैं इनका भी ये भी आपके पास 2 to 24 आवर्स में होती है, लेकिन आपको पता है ये सर्कुलेशन में एक्यूट एमआई से पहले नहीं होते। जैसे एक्यूट एमआई होता है ये सर्कुलेशन में आते हैं, 2 से 4 घंटे में इनकी पीक मतलब यहाँ पे होते हैं, 40 आवर्स में इनकी पीक होती है और पीक होती है, और ये 7 to 10 डेज तक रहते हैं। जब ये 7 to 10 डेज तक रहते हैं ना, तो उसका मतलब है कि आपके पास लॉन्ग आफ्टर सीकेएमबी लेवल जो है वो नीचे चले गए हैं, लेकिन फिर भी आपके डिटेक्टेबल होते हैं। लेकिन इसके अलावा आपके पास जो मार्कर होता है, आपको पता चाहिए कि मायोग्लोबिन है वो आपको 2 घंटे में नजर आता है। अर्लीस्ट मार्कर टू बी डिटेक्टेड तो मायोग्लोबिन होता है। जो सीकेएमबी होता है ना वो होता है मार्कर ऑफ चॉइस ऑफ रीइन्फेक्शन। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कभी रीपरफ्यूजन करते हो ना, तो इनका जो पीक होती है वो आपको पहले मिल जाती है। इन दोनों की पीक ट्रोपोनिन की और सीकेएमबी की पहले मिल जाती है, क्योंकि आपके पास जब ब्लड जाता है मायोकार्डियम में तो उनको वॉश आउट कर देते हो, तो आपको ये ब्लड में पहले चले जाते हैं। अच्छा, जो सीकेएमबी होता है वो होता है मार्कर ऑफ चॉइस ऑफ रीइन्फेक्शन, ठीक है। जब रीइन्फेक्शन होता है ये होता है क्योंकि इसकी 42 to 72 आवर्स में यहाँ पे नॉर्मल में चला जाता है। जो ट्रोपोनिन आईओटी होता है ना वो मोस्ट सेंसिटिव होता है। जो आपके इसके अलावा एएसटी होता है जो कि एसजीओटी भी होता है, उसको यहाँ पे सीरम ग्लूटामेट जो है ना वो ट्रांसमेनेस कहते हैं। तो ये आपके पास नॉट स्पेसिफिक होता है। जो एलडीएच होता है ना वो 10 दिन के बाद भी होता है, ये ओनली मार्कर होता है जो कि 10 दिन के बाद भी रेज होता है, लेकिन आपको पता है 7 से 10 दिन तक आपके पास यहाँ पे ट्रोपोनिन टी भी रेज रहता है। सो एरिथमिक डिसऑर्डर जो है वो तब होते हैं जब आपके पास हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में कोई ना कोई डिफेक्ट आ सकता है। ऐसे नोट से लेकर इंडिविजुअल मायोसाइट किसी में भी डिफेक्ट आ सकता है। अगर वो एट्रिया के अबव है तो उनको सुप्रावेंट्रिकुलर कहते हैं, अदरवाइज वो विद इन वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम भी हो सकते हैं। और ये जो एब्नॉर्मलिटीज होती हैं ये सस्टेन या स्पोरेडिक भी हो सकती हैं। स्पोरेडिक मीन्स कि पैरोक्सिज्म में यानी कि अटैक्स में भी आ सकती हैं। आगे देखो कि अक्सर जो है वो अटैक्स में ही आती हैं, काफ़ी हद तक अटैक्स में आ सकती हैं। टेकिकार्डिया होता है, फास्ट हार्ट बीट, पेडिकार्डिया स्लो हार्ट बीट, इरेगुलर रिदम भी हो सकता है। कियोटिक डीपोलराइजेशन जो कि वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में होती है जिसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, या फिर कोई भी पल्स ना होना, कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसको यहाँ पे एसिस्टली कहते हैं। बाकी जो पैल्पिटेशन होती है वो होती है रेसिंग हार्ट, जिसकी
जो कि आपको फील हो रहा हो, जो कि एक पर्सन फील कर सके, ठीक है, अपनी रिदम की इसमें इरेगुलर रिदम हो सकती है, इसकी वजह से लाइट हेडेडनेस, नियर सिनकोपी, सडन कार्डियक डेथ बहुत कॉमनली रिदम की वजह से हो सकती है। इस्कीमिक इंजरी वैसे मोस्ट कॉमन कॉज है रिदम की प्रॉब्लम की, हो सकता है डायरेक्टली इस्कीमिक इंजरी हो जाए या फिर हार्ट की डायलेटेशन की वजह से भी इंजरी हो सकती है। ऐसे नोड हो सकता है 6 सारे सिंड्रोम्स में हो सकता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि ईवी नोड जो होता है ना, जिसमें ओबेसी ईवी नोड जो है या फिर कोई भी और फाइबर्स होते हैं जो कि पेस मेकर का फंक्शन ले लेते हैं, फिर जब कोई और आ जाता है तो ऑब्वियसली ऐसे नोड की तरह तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं सॉरी बीट नहीं कर पाता, तो उस वजह से ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। एट्रियल मायोसाइट्स हो सकता है कि वो इरिटेबल हो जाए और एट्रियल डायलेटेशन की वजह से वो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंटली भी वो एट्रियल डायलेटेशन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है ना, और इरेगुलर रिदम जो क्रिएटिव फिब्रिलेशन में हो जाती है वो भी हो सकती है। और अगर ईवी नोडल डिसफंक्शन हो जाता है तो आपको पता है सीधा हार्ट ब्लॉक ही होते हैं, जिसमें आपके पास प्रोलॉन्गेशन होती है पीयर इंटरवल की, जिसके बेस पे हम उसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हार्ट ब्लॉक में पीयर की इंटरवल प्रोलॉन्गेशन ही होती है, सेकंड हार्ट ब्लॉक में इंटरमिटेंट ट्रांसमिशन होती है सिग्नल की, और थर्ड में आपके पास कंप्लीटली ही हार्ट प्रलाप यानी कि फेलियर हो जाता है। अच्छा, यूजुअली आपके पास कंजेंटल एनॉमली भी होती है जो कि बहुत रेयर होती है, लेकिन आपके पास कुछ एक्वायर्ड कंडीशन होती है जिससे एसोसिएट होती है, जिससे आपके पास यहाँ पे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है या माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स है, क्योंकि जब माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स होता है तो आपके पास एओटिक डायलेटेशन हो सकती है। अच्छा खैर, बाकी जो हेरिटेबल डिजीज़ है ना उसमें आपके पास होती हैं जिसमें आपके पास कोई स्ट्रक्चरल कार्डियोपैथोलॉजी नहीं है, जिसको यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रिकल डिसऑर्डर कहते हैं, उनमें आपके पास या तो जेनेटिक टेस्टिंग से सिर्फ आइडेंटिफाई होता है, अदरवाइज वो आइडेंटिफाई भी नहीं होते, जिनमें ये तो जो है ना स्ट्रक्चरल नहीं होते उनमें फिर जेनेटिक टेस्टिंग से आइडेंटिफाई होते हैं, जिसमें आपके पास प्रीवियस फैमिली हिस्ट्री या फिर अनएक्सप्लेनेबल नॉन लीथल एरिथमिया जिनमें हो जाता है, इसमें चैनलोपैथी जिनमें सोडियम पोटेशियम कैल्शियम चैनल की जीन नहीं होती है, फिर लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम जिसमें पोटेशियम चैनल जो है वो बहुत ज़्यादा उनका डिक्रीज पोटेशियम चैनल होता है, इसमें यूजुअली आपके पास KCNQ1 जीन इन्वॉल्व होती है। जो सडन कार्डियक डेथ होती है आपको पता है कि वो डेथ जो कि अनएक्सपेक्टेड हो जाए, जो कि लीथल एरिथमिया की वजह से होता है, जिसमें एसिस्टेडी और सस्टेन वेनिकुलर फिब्रिलेशन इन्वॉल्व होती है। लीडिंग कॉज यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी डिजीज है जो कि 80 to 90% केसेस में होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉजेज है ना वो क्या हो सकते हैं, इसका नाम है निमोनिक है CCC MDP। CCC में आपके यहाँ पे चैनलोपैथी यानी कि वही हेरिडिटरी आपके पास सोडियम पोटेशियम कैल्शियम चैनल की एब्नॉर्मलिटीज या फिर एक्वायर्ड कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में डिफेक्ट जो एक्वायर्ड है एक्वायर्ड है, या फिर कंजेनिटल कोरोनरी आर्टरी की एब्नॉर्मलिटीज। CCC हो गया। M आ जाएगा माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स, मायोकार्डिटिस और सार्कोइडोसिस, और इसके अलावा मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी, जिसमें वो कहते हैं कि अलोन मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी कैन बी रिस्क फॉर द एस्केलेटरी जो कि एथलीट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा हाइपरट्रोफी हो जाता है। बाकी D से डायलेटेड और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी और P से पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, ठीक है। ये सारे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल इरिटेबिलिटी कॉज होते हैं जो कि आपके पास यहाँ पे मायोकार्डियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसमें आपके पास पेस मेकर या फिर डिफिब्रिलेटर सब इसको जो है वो खत्म कर सकते हो। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रूमेटिक वाल्वुलर डिजीज। रूमेटिक वाल्वुलर डिजीज जो है रूमेटिक फीवर के अंदर जो कार्डियक प्रेजेंटेशन होती है वो रूमेटिक वाल्वुलर डिजीज होती है। रूमेटिक फीवर जो है ना उसमें ये एक अम्ब्रेला टर्म होती है जिसमें 5 डिफरेंट तरह की मैनिफेस्टेशन हो सकती है। आपके पास जो मैनिफेस्टेशन है वो हार्ट में आ सकती है जो कि रूमेटिक हार्ट डिजीज हो सकती है। यही मैनिफेस्टेशन जो है वो ब्रेन के लेवल पे आ सकती है, और ब्रेन के लेवल पे जो मैनिफेस्टेशन आती है उसको हम यहाँ पे सिडेनहैम्स कोरिया कहते हैं, या उसको हम जो है ना वैसे सिडेनहैम्स कोरिया को कहते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो रूमेटिक फीवर है ना, रूमेटिक फीवर इज एन अम्ब्रेला टर्म, और उसके अंदर ये 5 डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। आपके पास हार्ट में आ सकती है, ब्रेन में आ सकती है, ठीक है, हार्ट में आ सकती है और ब्रेन में भी आ सकती है। ब्रेन में आपने देखा मैंने कहा कि सिडेनहैम्स कोरिया हो सकता है। इसके अलावा दिस कैन अकर इन दी सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, वहाँ पे सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स बन सकते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू में नोड्यूल्स बन सकते हैं। इसके अलावा ये आपके पास स्किन में इट कैन कॉज एरोदीमा मार्जिनेटम, ये स्किन के अंदर कॉज कर सकता है एरोदीमा मार्जिनेटम, और इसके अलावा ये जॉइंट्स के अंदर कॉज करता है माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें 5 डिफरेंट चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। होता क्या है, ऑटो इम्यून होता है, इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड होता है, जिसमें जब भी कभी यूजुअली किसी बच्चे को ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोरेटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, फेरेंगाइटिस या टॉन्सिलाइटिस होता है, तो उसके रिस्पांस में एंटीबॉडी जो उसके एपिटोपल एंटीजन के खिलाफ बनती है जो कि यूजुअली एम प्रोटीन होती है, उसको कहा जाता है कि नाग होता है। कहीं एंटीजन को जो है वो एनेस्टेल ग्लूकोसामिन कहा गया है, वही एंटीबॉडी सिमिलर की तरह के एपिटोप्स हमारे खुद के टिश्यू एंटीजन में होते हैं जो कि आपके पास हार्ट, ब्रेन, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू और जॉइंट्स में होते हैं, जिसकी वजह से ये आपको मॉलिक्यूलर मिमिक्री और क्रॉस रिएक्टिविटी की वजह से ये मैनिफेस्टेशंस मिलती हैं। रूमेटिक वाल्वुलर डिजीज होती है जिसमें आपके पास हार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, उसमें आपके पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हार्ट में जो है इन्वॉल्व हो सकती है। कार्डियक मैनिफेस्टेशन होती है जिसमें वाल्वुलर इन्फ्लेमेशन और स्कारिंग भी हो सकती है। जो आपके पास वाल्वुलर डिजीज है ये वाला हार्ट का प्रिंसिपली ये आपके पास यहाँ पे फाइब्रोटिक माइट्रल स्टेनोसिस हो जाती है जो कि रूमेटिक हार्ट डिजीज में होती है, कि ओनली क्वाइट कॉज ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस है। और ऑब्वियसली ये वो कहते हैं कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन होती है जो कि इसको शो कर होती है, रैपिड डायग्नोसिस होती है, और इसके अगर हम रैपिड डायग्नोसिस करेंगे तो ट्रीटमेंट बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसकी पैथोजेनेसिस ये होती है कि देखो रूमेटिक फीवर एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, वो हो गया उसके रिस्पांस में ही होता है। एम प्रोटीन की रिस्पांस जब यहाँ पे बनती है तो वो कहते हैं कि जो एम प्रोटीन है ये कहाँ पे हो सकती है। आपने रखना है कि इसमें जो होता है ना वो पैनकार्डियटिस होता है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और जो आपके पास जो होती है ना न्यूरोकार्डियम, सारी की सारी इन्वॉल्व होती है। अच्छा, इसको आपने रखना है कि रूमेटिक फीवर की कुछ क्राइटेरिया होता है माइनर और मेजर क्राइटेरिया। जो मेजर क्राइटेरिया होता है वो आपके यहाँ पे होते हैं 5, और उनको यहाँ पे जोन्स रख सकते हो। जी से यही है जॉइंट पॉलीमाइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, ओ से कार्डिटिस, और यहाँ पे एंस नोड्यूल्स, एडिमा मल्टीफॉर्मिस और सिडेनहैम कोरिया। और जो माइनर क्राइटेरिया होता है उसमें फीवर हो सकता है, ऑब्वियसली कोई भी इन्फेक्शन फीवर होता है, ESR और CRP और WBC रेज होते हैं, आर्थराइटिस होता है, लॉन्ग पीरियड इंटरवल होती है, और प्रीवियस जो इन्फेक्शन होता है वो सारे इसके माइनर क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। जो आपका प्रीवियस हिस्ट्री होती है प्रीवियस हिस्ट्री रूमेटिक फीवर की, वो भी इसकी माइनर क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए जो होता है ना वो होता है ग्रुप ए
स्ट्रेप्टोकोकल थ्रेड, ठीक है, उसमें यहाँ पे कहते हैं मॉडिफाइड या रिवाइज जोन क्राइटेरिया, उसमें वो कहते हैं कि जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल होता है ना उसको हम यहाँ पे थ्रोट कल्चर ले ले या एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीबॉडी देख लें या एंटी डीएनएस एंटीबॉडी देख लें तो उसको कंफर्म कर देगा इसके डायग्नोसिस को। तो ये आपके पास मॉडिफाइड क्राइटेरिया होता है। अब आपको ये बताना चाहिए कि इसमें लिखा कि कार्डियक वॉल में लौट सकते हैं और ऑब्वियसली मेरे कार्डियक वॉल में वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड एक्टिवेशन होती है, एफसी सेल आते हैं, फिर वहाँ पे सीडीसी वहाँ पे रिक्रूट करते हैं। ये क्यों होता है कि आपके पास फेरेंगाइटिस टोन्सिलाइटिस की 2 से 3 वीक बाद मैनिफेस्टेशन आती है क्योंकि इसमें यहाँ पे इम्यून रिस्पांस जो है वो बनने में इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये रोमैटिक फीवर आपको पता है ये हो सकता है बाकी समय। अब इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, मॉर्फोलॉजी में यहाँ पे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि इसमें होता क्या है। इसमें एंडोकार्डिटिस भी होता है, मायोकार्डिटिस भी होता है, पेरिकार्डिटिस भी होता है। एंडोकार्डिटिस आपके पास 2 तरह की एंडोकार्डियम होती है, वल्वुलर एंडोकार्डियम और म्यूरल एंडोकार्डियम। वल्वुलर एंडोकार्डिटिस में यू हैव वेजिटेशंस वेरुका ऑन दी वॉल्स, मोस्ट कॉमनली मार्टल वॉल में होते हैं, और आपके पास म्यूरल एंडोकार्डियम में मैकुलम पैच बन जाता है। मायोकार्डियम में एशकॉफ बॉडीज बनती है, और पेरिकार्डिटिस में यू हैव दी फिब्रिनस पेरिकार्डिटिस जिसमें ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस होती है। अब मैं आपको जो है वो पहले यहाँ से लिखते हैं, फिर मैं आपको पिक्चर्स जो है उसमें दिखाऊंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे बन जाती है मायोकार्डियम के अंदर, और कहीं भी वैसे किसी भी लेवल में बन सकती है, लेकिन स्पेशली मायोकार्डियम के अंदर एशकॉफ बॉडीज बनती हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैथोग्नोमिक होते हैं। अब देखो आपको पता है कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, मैक्रोफेजेस कन्वर्ट होते हैं टू द एपिथेलॉइड सेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरफेरॉन गामा, जो कि मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस होते हैं। और ये आपके पास दोनों एशकॉफ एंटी एशकॉफ बॉडी जो कि आपको यहाँ पे रोमैटिक फीवर में मिलती है कि मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस ही होते हैं, ठीक है। वहाँ पे होता है कि इसकी वजह से रोमैटिक ग्रैनुलोमा बनता है। रोमैटिक ग्रैनुलोमा में आपके पास जो बनता है ना, ये कहाँ पे बनता है, ये मायोकार्डियम में बनता है। अब मैं आपको बताती हूँ उसमें होता क्या है। सेंट्रल वहाँ पे फिब्रोनॉइड नेक्रोसिस होती है, उसके सराउंडिंग में एशकॉफ एंटी एशकॉफ सेल्स होते हैं। जो एशकॉफ सेल्स होते हैं वो क्या होता है कि अगेन मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे आके मल्टी न्यूक्लियर सेल्स होते हैं, ये जॉइंट सेल की तरह के होते हैं। जो कि जो एंटी एशकॉफ सेल्स होते हैं ये आपके पास किस तरह के सेल्स होते हैं कि इनके अंदर आपके पास जो है वो न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस की डिफरेंट अपीयरेंस होती है। और उसको फ्रंट से देखोगे तो होती है कैटरपिलर अपीयरेंस, अगर उसको कार्ड की साइड से देखोगे तो होती है आउट अपीयरेंस, आउट एंड न्यूक्लियस अपीयरेंस, ठीक है, सॉरी आउट अपीयरेंस। तो ये एशकॉफ एंटी एशकॉफ सेल्स होते हैं। साथ यहाँ पे 3 और सेल्स होते हैं नवंबर फ्रॉम द एफएलपी, यू हैव दी फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, यू हैव दी लिम्फोसाइट्स एंड यू हैव द प्लाज्मा सेल्स, और कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं यहाँ पे। और ये आपके सेंट्रल में फिब्रोनॉइड नेक्रोसिस होती है, ठीक है, फिब्रोनॉइड नेक्रोसिस होती है। तो आपको ये बताना चाहिए यहाँ पे ये होता है। तो एंटी एशकॉफ सेल में वही अपना न्यूक्लियोप्लाज्म है, वही कैटरपिलर बॉडी की यहाँ पे बात कर दी है, ठीक है ना। यही सारी बातें हुई हैं कि और ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये पैथोग्नोमिक फीचर्स होते हैं जो कि एक्यूट रोमैटिक में एशकॉफ सेल्स होती ही होती हैं। पेरिकार्डियम में फिब्रोनस एक्सुडेट बन जाते हैं। पेरिकार्डियम में एक्चुअली होता क्या है कि ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस होती है। ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस का आपको ये बताना चाहिए कि मैंने बताया ना कि एशकॉफ एंड एंटी एशकॉफ सेल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से आपके पास यहाँ पे होते हैं। और ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आपके पास ये जो है एशकॉफ सेल्स, और ये आपके पास यहाँ पे आउट एंड न्यूक्लियस की अपीयरेंस होती है। और ये देखो कि यहाँ पे कैटरपिलर पेयर आपको नजर आ रही है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे आपको कैटरपिलर अपीयरेंस नजर आ रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेरिकार्डियस होता है उसमें फिब्रिनस पेरिकार्डियस होती है, उसमें ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस होती है। ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस क्यों होती है क्योंकि आपके पास जब आपके पास फिब्रिनस डिपॉजिट बन जाता है तो वो थ्रेडी होता है। और यहाँ पे ये होता है कि फॉर एग्जांपल पेरिकार्डियम की जो 2 लेयर्स है ना उसके दरमियान आपको यहाँ पे थ्रेडी अपीयरेंस उसकी नजर आती है, थ्रेडी अपीयरेंस उसकी होती है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद हमने बात की थी, वो कहते हैं कि आगे बाद जो वॉल्स में वेरुका बनते हैं ना वो कैसे होता है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मायोकार्डिटिस में बताइए कि एशकॉफ बॉडीज होती है जो वॉल्स में वेरुका बनते हैं। ओके, इसमें जो वॉल्व की मॉडल होती है ना, तो वॉल्व में भी वहाँ पे फिब्रिन नेक्रोसिस होती है, वहाँ पे फिब्रिन डिपॉजिट हो जाता है। कहाँ पे, लाइन ऑफ क्लोजर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे होता है ये ना, ये आप देखो फॉर एग्जांपल कि ये आपके पास वेरुका यहाँ पे बनते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे जो वॉल्स होते हैं उनकी अपर सर्फेस होती है, लोअर सर्फेस होती है, और यहाँ पे जगह होती है जहाँ पे वो फ्यूजन करे होते हैं। तो लाइन ऑफ क्लोजर या लाइन ऑफ फ्यूजन के अलॉन्ग यहाँ पे कस्प और डिक्लेट्स की यहाँ पे वेजिटेशन बनती है। वेजिटेशन जो है वो इस तरह की आपको नजर आती है। ये वेजिटेशन होती है जो कि स्मॉल होती है, कॉन्वेक्स होती है, 1 to 2 मिलीमीटर की साइज की होती है, वॉटी होती है, मल्टीपल होती है, सॉफ्ट और फर्म होती है, और ये स्टेराइल होती है, ब्लैंड होती है, इन्फेक्टिव नहीं होती, इसमें कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता। अलॉन्ग द लाइन ऑफ द क्लोजर प्रेजेंट होती है वेजिटेशन, ठीक है। और ये जो वेजिटेशन होती है इनको वेरुका भी कहते हैं। तो ये आपके पास वेजिटेशन होती है जो कि इस तरीके की होती है। अब जो दूसरा आपने ये भी रखना है कि जो वेजिटेशन होती है ना, ये आपके पास यहाँ पे फिश क्रॉनिक जब हम देखेंगे तो आगे आप देखना यहाँ पे कि इसमें फिश माउथ या बटन होल अपीयरेंस होती है, क्योंकि इनकी वजह से आपके पास जो लीफलेट होती है उसकी थिकनिंग होती है, कमर्शियल फ्यूजन हो जाती है और शॉर्टनिंग हो जाती है, और साथ साथ वहाँ पे फ्यूजन ऑफ द कॉर्टिटेनिनी भी हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखो ये आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आपको जो है ना वो कमर्शियल फ्यूजन नजर आ रही है, शायद आपके पास शॉर्टिंग होगी, तो यहाँ पे फिश बटन फिश माउथ की अपीयरेंस यहाँ पे होती है। ये आपके पास यहाँ पे एक्यूट रोमैटिक जो है, यहाँ पे आपको एशकॉफ बॉडी रोमैटिक नजर आती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे न्यू वेस्कुलराइजेशन नजर आती है। तो इस तरह की साथ में वहाँ पे होता है कि एंड के पेज बिल्कुल बता जाती है कि इसमें न्यू वेस्कुलराइजेशन और डिफ्यूज फाइब्रोसिस भी होती है, ठीक है, डिफ्यूज फाइब्रोसिस भी होती है, यहाँ पे वेस्कुलराइजेशन भी होती है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़े से देख लेते हैं कि आगे पास इसमें जो मोस्ट कॉमन आपको पता चाहिए कि जो इवॉल्व होता है वो होता है MATP, यानी कि मार्टल वॉल्व, फिर एट्रिक वॉल्व, फिर आपका जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व, फिर यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व से काम इन्वॉल्व होता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट कॉमन जो आपके पास कॉन्सिक्वेंस होता है वो यहाँ पे होता है रिगर्जिटेशन। उसके बाद यहाँ पे स्टेनोसिस भी होती है, यहाँ पे लिखा है कि स्टेनोसिस ज़्यादा होती है, ठीक है ना, लेकिन रिगर्जिटेशन भी यहाँ पे होती है, ठीक है ना। ओके, मायोकार्डियम में क्या होता है कि मायोकार्डियम में फॉर्मेशन होती है एक मैकुलम पैच की, और वो कहाँ पे होता है, वो एंडोकार्डियल सरफेस इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम जस्ट अबव द पोस्टीरियर लीफलेट ऑफ द माइट्रल बॉल्ब होता है। वो एक मैप लाइक एरिया होता है, थिक एंड रफ एंड रिंकल पार्ट कर देता है वो एंडोकार्डियम का। ये उसकी पोजीशन होती है। ये आपके पास आपके पास वेजिटेशन है, जहाँ पे वेजिटेशन में ये ग्रैनुलोमा बनता है, सेंटर में नेक्रोसिस है, यहाँ पे आपके पास एशकॉफ सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट्स, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो है ना वो FLP प्लाज्मा सेल्स हैं, और ये आपके पास मैकुलम पैच की इसकी लोकेशन होती है। ग्रॉसली ऑब्वियसली एक्यूट स्टेज में विजिबल होता है, वहाँ पे सॉफ्ट फ्लैबी कर देता है मायोकार्डिटिस को, सारी लेयर में हो सकता है, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंस
अपेरेंस होती है ना, वो मैकुलम पैच की अपेरेंस मैं आपको दिखाती हूँ कि उसकी अपेरेंस किस तरह की होती है। मैकुलम पैच जो है वो आपको जो है वो आपको लोकेशन पता चल गया ना, तो खैर वही इसकी लोकेशन होती है मैकुलम पैच की। अब हम इसमें अच्छा वो कहते हैं कि आपके पास जब आपके पास फॉर एग्जांपल रिगर्जिटेशन हुई है तो उसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है। और एट्रियल फिब्रिलेशन जब फिब्रिलेशन होती है ना, और फिब्रिलेशन के साथ डायलेटेशन होती है कि जब फिब्रिलेशन होगी तो वो डायरेक्ट जाएगा तो उसकी वजह से थ्रोम्बा बन सकते हैं। और वो आपको होता है कि जब आपके पास एट्रियल फिब्रिलेशन रहेगी तो बैक प्रेशर बढ़ेगा, लेफ्ट एट्रियम का खास पे बैक प्रेशर बढ़ेगा तो आपके पास लंग्स की प्रॉब्लम्स, और लंग की प्रॉब्लम हुई तो आपके पास यहाँ पे राइट साइड हार्ट फेलियर भी जो है वो हो जाता है, बल्कि राइट साइड पर बड़ा हो जाता है। अब क्लिनिकल फीचर आपको पता है कि बच्चों में मेनली कार्डिटिस यहाँ पे इसकी मैनिफेस्टेशन होती है, और बड़ों में जो होती है ना आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा होता है। जो आर्थराइटिस होता है वो माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होता है। हमारे यहाँ पे कि जो माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होता है ना, ये मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है। इसमें लार्जर जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके पास नी है, एंकल है, रिस्ट है, एल्बोज है, और वो आपको जॉइंट कर सकते हैं वो रेड हॉट स्वोलन और एक्सक्यूजिटिवली टेंडर हो जाता है। और जो पेन होती है ना, सो ये रखना कि पेन प्रोसीड करती है, फिर आपके पास डिस्प्रोपोर्शनल हो जाती है और बड़ी सक्सेसिव मैनर में इन्वॉल्व होती है। यानी कि आपके पास पहले फॉर एग्जांपल एंकल स्वेलिंग हुई, फिर नी स्वेलिंग हुई, फिर एल्बो स्वेलिंग हुई। जब एंकल स्वेलिंग खत्म होती है तो आपके पास दोबारा कभी भी नहीं होती, फिर नी स्वेलिंग होती है, उसके बाद फिर एल्बो स्वेलिंग होती है। वो इसी तरह से सक्सेसिव मैनर में सारा कुछ इन्वॉल्व करती है, यानी कि स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन हो जाती है। बाकी हमने कहा था कि आप वही स्टेबलाइजेशन और एंटी डीएनएस कर सकते हो, और पेरी कार्डियल फ्रिक्शनल रब्स होते हैं, रिदमियास भी हो सकता है। अब इसकी जो डायग्नोसिस है वो ये जोन्स क्राइटेरिया हमने बताया था कि इस जोन्स क्राइटेरिया की बेस पे कर सकते हैं कि एटलीस्ट 2 जोन्स क्राइटेरिया प्लस 1, यानी कि देखो ये सकता है कि 1 मेजर जोन क्राइटेरिया और 2 माइनर क्राइटेरिया, या फिर 2 मेजर जोन क्राइटेरिया प्रेजेंट हो। अब इसकी डायग्नोसिस जो है वो कर सकते हो। मैंने माइनर भी बता दिए थे, मेजर भी बता दिए थे, ठीक है। माइनर में क्या था, फीवर, एल्सर्जिया, ईकेजी चेंजेस, ईकेजी में फिर प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल था। अब जो कार्डिटिस है वो यूजुअली वो कहते हैं आपने रखना है कि जो कार्डिटिस वाली इसकी है ना मैनिफेस्टेशन, वो आपके पास 7 के 7 वर्ष। अच्छा, यहाँ पे बात रह गई है कि आपके पास जो आर्थराइटिस होता है ना, वो यूजुअली आपके पास जो यहाँ पे आर्थराइटिस होता है वो नॉन एरोसिव आर्थराइटिस होता है, एरोसिव नहीं होता, ठीक है। सम टाइम एरोसिव भी हो सकता है, उसको हम यहाँ पे कहते हैं जोकॉर्ड्स आर्थराइटिस, ठीक है, व्हिच इज नोन एज जोकॉर्ड्स आर्थराइटिस, ठीक है। अच्छा, हम आगे थे दोबारा से। तो अब यहाँ पे हमने कहा था कि जो ड्रामेटिक रिस्पांस होता है वो यहाँ पे सैलिसाइलेट्स की डोज को होता है, हम यहाँ पे देते हैं तो वो सही हो जाता है। ड्रामेटिक आर्थराइटिस जो ना वो इस तरह की होती है, वो टिपिकली डिफॉर्मिटी यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। ओके, रिमेंबर दिस वन थिंग कि आपके पास जो आर्थराइटिस है और जो कार्डाइटिस है इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। आर्थराइटिस और जो कार्डाइटिस है ना, इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर किसी पेशेंट में कार्डाइटिस होगा तो उसमें आर्थराइटिस नहीं होगा, आर्थराइटिस होगा तो कार्डाइटिस नहीं होगा, ये 2 है। और आगे हम देखेंगे कोरिया भी आपके पास, कोरिया आर्थराइटिस भी किसी पेशेंट में कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ देख रहे थे, वो कहते हैं कि आपके पास जब किसी को क्रॉनिक रोमैटिक डिजीज रहता है तो उसमें इसके साथ कार्डियक हाइपरट्रॉफी और जो है वो उसमें एरिथमियास हो सकते हैं और मर्मर्स हो सकते हैं। हमने कहा था ना कि पेशेंट विद क्रॉनिक रोमैटिक डिजीज ऑफन हैव एरिथमियास और थ्रोम्बोएम्बोलिक कंडीशंस, और बाकी जो है वो और भी कंडीशंस हो सकती हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो बाकी मैनिफेस्टेशन होती है, क्योंकि ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरिया उसमें होता है कोरिया जो कि 10 to 15 पेशेंट में होता है। इसमें ऑब्वियसली कार्डियक न्यूक्लियस को डैमेज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास ऑफन ये आइसोलेशन होती है और इधर अनकम्प्लीट बाय द मेजर मैनिफेस्टेशन, या तो कि आइसोलेटेड होता है या फिर बाकी के साथ कम्प्लीट होता है। इसका लेटेंट पीरियड होता है वो काफी मंथ तक होता है, यानी कि आपके पास इन्फेक्शन की काफी देर बाद जो है ना ये होता है, यानी कि लेटेंट पीरियड 1 to 6 मंथ्स होता है, यूजुअली पीपुबर्सल गर्ल में होता है। और इसमें क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, साइकियाट्रिक हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल में ये है कि एटिपिकल जर्की मूवमेंट्स, और साइकियाट्रिक में इमोशनल एबिलिटी है, हाइपर एक्टिविटी है, सेपरेशन एंजाइटी है, ऑब्सेशन है, कंपल्शन है। और इसमें ऑब्वियसली वही स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, ठीक है ना। आपके पास पर्पसलेस मूवमेंट्स होती है जो कि 4 to 8 मंथ्स तक क्लास करती हैं। और आपने रखना है कि ये एक्सरसाइज कर सकता है स्लीप में भी, और इसमें जो है एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। बाकी वो कहते हैं कि बाज़ प्रेगनेंसी में भी जो है ना ये बढ़ जाता है, ठीक है। इसको कुछ टेस्ट होते हैं, इसको देखने के लिए होता है मिल्क में कहा जाता है कि एक पेशेंट जो है ना अपने जो फिजिशियन है वो अपने फिंगर से रखता है और पेशेंट को कहा जाता है कि उसको ग्रैब करे उस फिंगर को, तो वो फिंगर को ना ऐसे करके ग्रैब करते हैं, जैसे मिल्क में ग्रैब करता है तो वो यहाँ पे मिल्क में नजर आता है। बाकी स्पूनिंग प्रोनेशन यानी कि वो जैसे आपको एक्सटेंड करता है तो वो प्रोनेट हो जाते हैं। वर्मियन डार्टिंग मूवमेंट्स होती है टंग की। उसके अलावा एग्जामिनेशन में हैंडराइटिंग करेंगे तो वो भी आपको वहाँ पे फाइन मोटर मिनट्स मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको होता है कोरिया आर्थराइटिस कभी कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और ट्रीटमेंट आप देख लेना बाद में आपको होता है एंटीबायोटिक हम ड्रग वगैरह देते हैं। अब ये है एरिथमिया मार्जिनेटम, आपको इस तरह की रैश मिलती है। जो एरिथमिया मार्जिनेटम होती है वो 3% पेशेंट में होता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक अक्यूमुलेटेड रैश होती है। इसकी इन्फॉर्मेशन में होती है कि ये आपके पास एथेमाइटिस होती है, सर्बिनेस होती है, पेल सेंटर्स होती है, नॉन प्रोटेक्टिव होती है, इची नहीं होती, और ये यूजुअली आपके पास ट्रंक में होती है, हर जगह ट्रंक में होती है। हमने देखा ये पूरी ट्रंक में है सिर्फ, ठीक है। फेस में यूजुअली नहीं होती। और स्किन बाथिंग सूट अपीयरेंस, यानी कि आपके पास जो बाथिंग सूट पहनते हैं ना वो फेस में तो नहीं पहनते, तो बाथिंग सूट अपीयरेंस इसकी होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि राज होती है वो माइग्रेटिंग होती है प्लेस टू प्लेस, और रेजिडुअल स्कारिंग भी इस वजह से नहीं होती। और जो सबके लिए होता है वो भी काफी रेयर है। 1 सेंटीमीटर के नोड्यूल्स होते हैं जो कि एक्सटेंसिव सर्फेस ऑफ द बोनी प्रोमिनेंसेस में होते हैं। और ये भी वो कहते हैं कि यूजुअली ये कार्डाइटिस के साथ एसोसिएट होते हैं। अगेन पेनलेस नॉन टेंडर नोड्यूल्स होते हैं, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे जो आपकी बोन्स होते हैं उनके आपके पास एक्सटेंसिव सर्फेस पे होते हैं। अब ये सारी मैनिफेस्टेशन आपको यहाँ पे नजर आती है। ये आपको डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन है जो कि आप कर सकते हो। बेड रेस्ट कहा जाता है। ट्रीटमेंट कार्डियक फेलियर की खास पे जो है ना वो दी जाती है। लैसिक्स है, मॉर्फिन है, डाइक्लोसाइड है, हाई हेड पोजीशन है। ये कार्डियक फेलियर की ट्रीटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्डियक फेलियर की ट्रीटमेंट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आर्थराइटिस एस्पिरिन के लिए दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है, ठीक है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट इन्फेक्टिव और बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस एक माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है जिसमें हार्ट वॉल्स में या म्यूरल एंडोकार्डियम में बैक्टीरिया की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। वहाँ पे थ्रोम्बोटिक यानी कि जो वहाँ पे जो इन्फेक्टिव वेजिटेशन बनती हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ थ्रोम्बोटिक डेब्रिस एंड ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं
इसमें ऑब्वियसली ये आपके पास कहता है एयोटा में, इनविजिबल सैक में, प्रोसेक्टिव वेस में भी हो सकती है, फंजाई, ब्रिकेट्सिया, क्लैमाइडिया भी कॉन्स सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया बहुत कॉमन होती है। अक्यूट और सब अक्यूट होती है, डिपेंड करता है कि टेम्परल और सिवियरिटी कितनी है आपके पास क्लिनिकल सिम्टम्स की, और जो आपके पास वॉल्स की परिक्लेशन कैसी थी। जो अक्यूट एंडोकार्डिटिस होती है वो काफी टमल्चुअस डिस्ट्रक्टिव होती है, क्योंकि वो नॉर्मल वॉल्व में होती है और हाईली विरलेंट ऑर्गेनिज्म जैसे स्टाफ होता है उसकी वजह से हो सकती है, और प्रीवियसली वॉल्व नॉर्मल होता है और बहुत ज्यादा मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी होती है। जबकि जो सब अक्यूट होती है उसमें आपके पास लो विरलेंट ऑर्गेनिज्म होता है और प्रीवियसली अच्छा आपको पता है कि अक्यूट एंडोकार्डिटिस में आपके पास यहाँ पे लेस देन 6 वीक में उसकी ड्यूरेशन होती है, जबकि सब अक्यूट की जो ड्यूरेशन होती है वो मोर देन 6 वीक्स होती है। उसके मार्जिन में आपको स्कारिंग और ग्रैनुलेशन टिश्यू भी नजर आने शुरू हो जाता है, क्योंकि वो हील करना शुरू हो जाता है। और इसमें प्रीवियसली एब्नॉर्मल वॉल्व होता है और कोई लो विरलेंट ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे स्ट्रेप्टोबारेटेंस है, स्ट्रेप्टोबोविस है, वो सारा होता है। इंसीडियस होता है, प्रोटेक्टेड कोर्सेज का होता है, मंथ्स टू वीक्स का। अब यहाँ पे पैथोजेनेसिस क्या होती है कि यूजुअली आपको पता है कि कोई भी कार्डियक एब्नॉर्मलिटी होती है वो उसको प्रीडिस्पोज कर देगी, ठीक है। कोई रूमेटिक डिजीज है, माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स है, क्लासिक स्क्लेरोसिस है, या फिर प्रोस्टेटिक हार्ट डिजीज है, वो 10 to 20% केसेस में होते हैं। और बाकी स्टेराइल अगर प्लेटलेट फिब्रिन डिपॉजिट बने हुए हैं कहीं पे, इनवेलिक कैथीटर्स आ गए हैं, या फिर एंडोकार्डियम डैमेज हो गया किसी जेट ऑफ स्ट्रीम की वजह से, तब इस वक्त वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएगा, बैक्टीरिया वापस हील कर जाएगा। और अगर पेशेंट की कंडीशन ही इस तरह से है कि उसमें न्यूट्रोपिन है, इम्यूनोडेफिशिएंसी है, या डायबिटीज है, या मैलिग्नेंसी है, तो फिर भी वो प्रीडिस्पोज हो जाएगा, ठीक है। 50 to 60% जो केसेस होते हैं वो डैमेज वॉल में होते हैं, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस से होते हैं, जो कि ओरल फ्लोरा का ही पार्ट होता है, इतना नहीं होता। और जो स्टाफ होता है वो भी इन्वॉल्व होता है, वो 20% केस में इन्वॉल्व होता है, वो हेल्दी लोगों में जाके जो है ना वो काफी विरलेंट होता है, वो नॉर्मल वॉल को ही इन्फेक्ट करता है। और आईवी ड्रग यूज में बहुत ज्यादा कॉमन होता है, क्योंकि आपको पता है कि स्किन का फ्लोरा होता है, स्किन से आपके यहाँ पे चल जाता है वहाँ पे। और बाकी कहते हैं इसके अलावा हेसिक ग्रुप होता है, जिसमें हेमोफिलस है, एक्टिनोबैसिलस और कार्डियोबैक्टर और आइकेनेला और किंगेला, ये भी कमेंसल होता है ओरल फ्लोरा के, और ये भी ग्राम जो है ना वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं। इसके अलावा हमने बताया था कि आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बहुत कम होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं क्या नाम है एंडोकार्डिटिस, जो कि कल्चर नेगेटिव होता है। उसमें क्या होता है कि या तो प्रीवियस एंटीबायोटिक थेरेपी की वजह से आपको ऑर्गेनिज्म मिलता नहीं है और उसका कल्चर नहीं होता, या फिर आपके पास ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है इतना डीपली एम्बेड हुआ होता है उस वेजिटेशन में कि वो आपको अगेन नहीं मिलता, ठीक है ना। डेंटल या सर्जिकल प्रोसीजर के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी कैसे होती है, अब यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे आपके पास जो होते हैं ना वार्ड्स क्या वो किस तरह के होते हैं। अच्छा, मैं अक्यूट और सबअक्यूट में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। अक्यूट में आपको पता मैंने कहा था कि लेस देन 6 वीक होता है, और आपके पास सबअक्यूट में मोर देन 6 वीक होता है। यहाँ पे स्टाफ यहाँ पे स्टाफ विरलेंस होता है, हाईली विरलेंट, लेस विरलेंट, यूजुअली प्रीवियसली नॉर्मल होता है, यहाँ पे नॉर्मल नहीं होता है। यहाँ पे इन्वेसिव डिस्ट्रक्टिव सेपरेटिव होता है, यहाँ पे यूजुअली नॉन सेपरेटिव नॉन इन्वेसिव होता है। यहाँ पे फीचर्स इसके होते हैं कि फीचर्स ऑफ द अक्यूट सिस्टमिक इन्फेक्शन, यहाँ पे स्प्लीनोमेगली, क्लबिंग और फिंगर्स और पेटिकिया। आपको सबअक्यूट में स्प्लीनोमेगली, क्लबिंग और फिंगर्स और पेटिकिया मिलते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये 3 चीज़ें आपको मिलती हैं। अच्छा, इसकी जो वेजिटेशन होती है इन्फेक्टिव जो आपके पास यहाँ पे होता है ना, वो सारी जो लोकेशन होती है। अच्छा, अगर मैं बताऊँ कि यहाँ पे वो कैसे होते हैं आपके वेजिटेशन कैसे होते हैं, तो वो फ्राइबल होती है, बल्कि होती है। मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि इसकी जो वेजिटेशन होती है ना इन्फेक्टिव, देखो या तो सिंगल हो सकती है या फिर आपके पास मल्टीपल, एक लार्ज सिंगल है, ठीक है, एक लार्ज सिंगल है। ऑब्वियसली ये स्टेराइल नहीं होती, ये इन्फेक्टिव होती है, मतलब इसमें ऑर्गेनिज्म होता है। फ्राइबल, लार्ज, ग्रे, टॉनी टू ग्रीनिश होती है, इरेगुलर होती है, मल्टीपल होती हैं, और यूजुअली अपर सर्फेस पे होती हैं, ऑरिकुलर सर्फेस पे होती हैं। यानी कि देखो इसमें हमने कहा था कि सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में ये है, माइटल ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, माइटल वॉल और फिर यहाँ पे ट्रैकेस्पिड वॉल है, पाल्मोनरी और एट्रिक वॉल है। लेकिन आपके पास ये जो कस्पिड वॉल है, बाइकस्पिड और ट्रैकेस्पिड वॉल है, इनकी ऑरिकुलर सर्फेस, क्योंकि ऑपरेटरी सर्फेस है, सॉरी एट्रियल सर्फेस, और जो आपके पास सेमिन्यूलर और आपके पास यानी कि जो एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्स है उनकी एट्रियल सर्फेस, और जो आपके पास यहाँ पे सेमिन्यूलर वॉल्स है उनकी जो वेंट्रिकुलर सर्फेस होती है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है, अपर सर्फेस आ गई। और वो कहते हैं कि जो आपके पास आबे की यानी कि जो अक्यूट है उसकी जो वेजिटेशन होती है वो ज़्यादा बल्कियर होती है एज कम्पेयर टू द दूसरी वेजिटेशन, ठीक है। तो ये बात होगी। और दूसरा हमने बात करी कि इसकी जो है ना जो लोकेशन की भी हमने बात करी। फिर हमने कहा था कि यहाँ पे यूजुअली जो एडजेसेंट मायोकार्डियम होता है ना वो भी इफेक्ट हो सकती है, ठीक है, जो एडजेसेंट मायोकार्डियम की सर्फेस होती है वो भी इफेक्ट हो सकती है। अब इसकी वजह से क्योंकि जो वेजिटेशन होती है वो ऑब्वियसली उनमें हमने कहा था ना कि वो होती है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो वेजिटेशन होती है वो एरोड कर जाए मायोकार्डियम में, वहाँ पे जाके एब्सेस बना दो, उसको यहाँ पे एब्डिंग एब्सेस कहते हैं। एब्सेस मोस्ट कॉमन इसकी डिफॉर्मिटी होती है, और ये भी हो जाए कि एमएलआई शेयर कर जाए। जब यहाँ पे एमएलआई शेयर कर जाता है, यहाँ पे कहते हैं कि ज़्यादा फाइब्रिन की नेचर होती है, तो वो शेयर कर जाते हैं। वो जहाँ के आपके पास कहीं भी जाके इन्फेक्ट करते हैं ना, तो सेप्टिक इन्फार्क्ट भी बना सकते हैं, मायोकार्डिक एनेरिज्म भी बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनमें वो प्रॉब्लम होती है। और बाकी जो सब एक्यूट होता है ना, वहाँ पे आपके पास मार्जिन में आपको ग्रेनुलेशन इशू मिलता है, क्योंकि वो क्रॉनिसिटी इनकी शो करता है। फीवर फीचर्स यहाँ पे ऑब्वियसली फीवर होता है पर्सन को, ठीक है। अगर आपके पास सब एक्यूट में यूजुअली फीवर नहीं होता, उसमें यहाँ पे वेट लॉस होता है, फ्लू लाइक सिंड्रोम होता है, स्प्लीनोमेगली होती है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे अक्यूट में फीवर, चिल्स, वीकनेस हो सकती है, मर्मर्स हो सकते हैं, लेफ्ट साइड रीजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। माइक्रो एमएल अगर हो जाए ना तो उसकी वजह से पेटिकिया, स्प्लेंटर, हेमरेजेस और रॉड स्पॉट्स बनते हैं, जो कि रेटिनल स्पॉट्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जर्मन लीजन, जो कि पेनलेस पांच और सोल्स पे जर्मन लीजन बन जाती है, ठीक है। पांच और सोल्स पे जो लीजन बनती है वो जर्मन लीजन होती है। कहा जाता है मेनली कि आपके जो जर्मन लीजन होती है ना वो आपके पास यहाँ पे आवे में बनती है, और जो आपके पास यहाँ पे ऑस्टर लीजन होती हैं जो कि फिंगर टिप्स में बनती है वो उसमें बनती है। अब ये आपकी अब देखेंगे ये आपकी जर्मन लीजन है जो कि पाम और सोल्स में होती है, पेनफुल होती है, इसमें पेन नहीं होती, ठीक है। और ये जो होती है ऑस्टर लीजन, ये आपके पास फिंगर टिप्स के नोड्यूल्स उसके टिप्स में बनती है, और ये पेनफुल होती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। ये आपको ऑस्टर नोड्स और ये आपका जर्मन लीजन है, ये आपके पास सारी बन जाती है, इसी वजह से कि यहाँ पे जो निकल जाते हैं ना। और बाकी हमने कहा था कि इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक एब्नॉर्मलिटीज होती है। प्रोग्नोसिस जो है वो इतना नहीं होता। वो कहते हैं कि यूजुअली एक हफ्ते बाद यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन एलियोटिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। एल्बुमिनुरिया, हेमाटुरिया भी हो सकता है, एरिथमिया, सेप्टिसीमिया भी हो सकता है, ठीक है। एंटीबायोटिक थेरेपी करेंगे तो होगा, लेकिन आपके पास हमने याद रखने की जो क्योरिटी रेट है उसमें ब्रेडेन से तो 98% होता है,
लेकिन स्टेफ इन्फेक्शन से 60-90% होता है, फंजल इन्फेक्शन से 50% होता है। बाकी इसके लिए भी ना एक क्राइटेरिया होता है, एक होता है मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया, इसमें मेजर भी आप देख लो मेजर होता है और यहाँ पे माइनर क्राइटेरियाज होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे है NBTE। एक्चुअली आपके पास पूरे अगर देखना एंडोकार्डाइटिस की 2 टाइप्स होती हैं, रोमैटिक और नॉन रोमैटिक। जो रोमैटिक उसमें वही था, जो नॉन रोमैटिक उसमें बाकी सारी जाती है। तो NBTE आपके पास यहाँ पे नॉन रोमैटिक में आता है। इसको हम यहाँ पे चेक्टिक या मैरेंटिक एंडोकार्डाइटिस भी कहते हैं कि देखते क्यों कहते हैं। इसमें होता है कि स्टेराइल थ्रोम्बाई या कार्डियक वॉल में बन जाता है बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग हाइपरकोएगुलेबल स्टेट। कौन कौन सी हाइपरकोएगुलेबल स्टेट हो सकती है आपके पास? यहाँ पे हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट है, DIC बहुत ज़्यादा है, या फिर आपके पास अमेलेग्नेंसी है। हमने कहा था ना कि बहुत सारे पेरिनियल प्लास्टिक कनेक्शन होती है, जैसे म्यूसिन अगर बहुत ज़्यादा सर्कुलेटिंग है तो म्यूसिनस एड्रेनोकार्सिनोमा में ऐसा होता है कि आपके पास यहाँ पे हाइपरकोएगुलेबल स्टेट की वजह से ये बन जाते हैं। तो ये आपके पास वही थ्रोम्बोटिक रीजन बन जाती है जो कि वॉस्कुलर बन जाती है। और बहुत सारे लोगों में ये डिएबिलिटी या वेसिंग से एसोसिएट होते हैं। जब वो मूव नहीं करते बहुत ज़्यादा तो उनमें यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, तो उसमें यहाँ पे हम मैरेंटिक एंडोकार्डाइटिस भी कह सकते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है 1 to 5 मिलीमीटर का। आप ध्यान रखना कि आपके पास ये जो दोनों है ना, NBTE और लेमेंस है, कभी हमने पढ़ना है, ये दोनों का साइज जो है वो मीडियम होता है। यहाँ पे 1 to 5 मिलीमीटर का होता है, यहाँ पे 1 to 4 का होता है। वेजिटेशन किस तरह की नजर आ रही है, यहाँ पे मीडियम है, मल्टीपल है, ठीक है, सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है, ब्राउनिश होती है ये, ठीक है, ये ब्राउनिश होती है। और ये ज़्यादा कहते हैं कि रोमैटिक हार्ट डिजीज से ज़्यादा फ्राइबल होती है और ये स्टेराइल और ब्लैंड होती है, ठीक है। ये ग्रे टॉनी थी, इनका कोई कलर नहीं बताया था, लेकिन ये कॉन्वेक्स थी, स्टेराइल थी, सॉफ्ट थी, फर्म थी। ये जो है वो थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की होती है, मीडियम होती है, सिंगल इलाज हो सकती है। और ये आपके पास मीडियम साइज की होती है, मोर फ्राइबल होती है, स्टेराइल होती है, ब्लैंड होती है, ठीक है। ये आपके पास इनकी कंडीशन होती है। जो आप कहते हैं कि जो इन्फार्क्ट होता है ना वो जा सकता है आपके पास ब्रेन में, हार्ट में और ऑर्गन में, क्योंकि फ्राइबल होता है तो वहाँ से रप्चर कर सकता है। और इनकी जो है ना वो आपके पास मोस्ट कॉमन जो एब्नॉर्मलिटीज होती है वो फाइब्रोनस नोड्यूल्स हो सकते हैं। बाकी वही वाइटल वॉल में ज़्यादा कॉमन है। जो लिम्बन एंडोकार्डाइटिस होता है इसमें यहाँ पे एटिपिकल वेरुकोस एंडोकार्डाइटिस भी कहते हैं कि एसिडी के साथ एसोसिएट होता है। जिन लोगों में यही एसिडी होता है ना सिस्टमिक एरिथमेटिक होता है, उनमें यहाँ पे अगेन वही स्टेराइल वेजिटेशन ही बनती है, लेकिन ये के साथ कहते हैं कि 10% एसोसिएट इसमें होता है। वही इम्यून कॉम्प्लेक्स से बन जाते हैं आपके वेजिटेशन में जाके, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे फिब्रोनाइन नेक्रोसिस होती है और वो आपके पास यहाँ पे ना सब्सिक्वेंट फिब्रोनस और सीरियस डिफॉर्मिटी वहाँ पे आ सकती है। क्रॉनिक रोमैटिक डिजीज से एसोसिएट होता है यहाँ पे। बाकी इसकी जो लोकेशन है ना वो कहीं भी हो सकती है, यानी कि इसकी लोकेशन जो है वो आपके पास रखने के बहुत सबसे ज़्यादा वॉल में भी हो सकती है, वॉल की पॉकेट्स में भी हो सकती है और आपके पास एडजॉइनिंग एंडोकार्डियम में भी हो सकती है। इस वजह से इसको फ्लिप करके ऊपर करके दिखाया है। जो रीजन होती है वो मल्टीपल, मीडियम 1 to 4 मिलीमीटर की होती है, फ्लैट, ग्रैनुलर और स्टेराइल ब्लैंड होती है। काफ़ी चीज़ें इनको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। एओर्टिक स्टेनोसिस, आपके पास स्टेनोसिस जब भी होती है तो उसका मतलब है कि किसी भी वॉल्व के कैलिबर का डिक्रीज हो जाना और उसकी वजह से वॉल्व ओरिफिस नैरो हो जाना। तो एओर्टिक स्टेनोसिस में ये हो जाता है जो कि फाइब्रोसिस की वजह से हो सकता है, कैल्सिफिकेशन की वजह से हो सकता है और वेयर एंड टेयर, ठीक है ना, वेयर एंड टेयर मोर देन 60 एडल्ट्स में होता है। यूजुअली वो कहते हैं कि अगर बाइकस्पिड जो बाइकस्पिड वॉल्व होता है ना वो ट्राइकस्पिड होता है, यानी कि वो सॉरी एओर्टिक वॉल्व है वो ट्राइकस्पिड होता है। लेकिन जब आपके वो बाइकस्पिड हो जाता है यानी कि सिर्फ 2 कस्पिड आएगी तो उनके ऊपर वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगी, तो इट विल हेस्टन द ऑनसेट। अगर किसी का बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व ऑलरेडी है तो इट विल हेस्टन द ऑनसेट ऑफ द एओर्टिक स्टेनोसिस। अब देखो एओर्टिक स्टेनोसिस में अगर उसकी कॉज क्या हो सकती है क्रॉनिक रोमैटिक वॉल्व डिजीज। क्रॉनिक रोमैटिक वॉल्व डिजीज में अगर अलग से मैट्रल स्टेनोसिस है तो वो तो क्रॉनिक रोमैटिक डिजीज है, लेकिन अगर उस रोमैटिक डिजीज में मैट्रल स्टेनोसिस के साथ साथ जो एओर्टिक वॉल्व की कमिश्नर है वो भी फ्यूज हो जाए तो समझ रहे कि वो वेयर टेयर की वजह से वो रोमैटिक डिजीज प्रोबेबली नहीं है। इसमें आपको एक सिस्टोलिक इजेक्शन क्लिक मिलता है, क्रेसेंडो मर्मर होता है। कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे ऑब्वियसली जब स्टेनोसिस है, एओर्टा स्टेनोटिक है, ठीक है, तो आपके पास ब्लड तो एओर्टा से आगे नहीं जा रहा है तो कहाँ पे रह रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी जो कि सिंगल कॉज है एसटीडी का, ठीक है, कार्डियोफिलिक कॉज होगा। इसके अलावा क्यों एंजाइना और सिनकपी होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि जब आपके पास ब्लड फ्लो ही जा रहा है एओर्टा से आगे तो ना मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई जा रही है ना ब्रेन को जा रही है, तो उसकी वजह से एंजाइना और सिनकपी हो जाती है जो कि एक्सरसाइज के दौरान होती है। इसके अलावा माइक्रोएंजियोपैथिक हेमरेज एनीमिया जो कि जब ब्लड इसके से एस्केप करने की कोशिश करते हैं तो वो शिस्टियोसाइट बन जाते हैं, उसकी वजह से माइक्रोएंजियोपैथिक हेमरेज एनीमिया आ जाता है। ट्रीटमेंट सब में यहाँ पे ये वॉल्व रिप्लेसमेंट, ये एओर्टिक स्टेनोसिस हो गया। एक और रिगर्जिटेशन में क्या होता है कि ब्लड बैक फ्लो हो जाता है। एओर्टा में डायस्टोली के दौरान होता है आपके ट्राइकस्पिड में और आपके पास मैट्रल में सिस्टोली के दौरान होगा। एओर्टा में डायस्टोली के दौरान क्या होता है कि आपके पास ब्लड जो है वो बैकवर्ड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसकी वजह क्या हो सकती है कि एओर्टा की जो रूट है वो ही डायरेक्ट कर जाए, जो कि सिफिलिटिक एनेरिज्म की वजह से, सॉरी सिफिलिटिक एनेरिज्म की वजह से, हाँ, या एओर्टिक डिसेक्शन की वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी कॉज हो सकती है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो एओर्टिक रूट डायलेटेशन है। इसमें आपको अर्ली ब्लोइंग डायस्टोलिक मर्मर में होगा क्योंकि डायस्टोली में ब्लड पीछे जा रहा है। और बाकी आपको पता है कि हार्बर डायनामिक सर्कुलेशन क्यों, क्योंकि देखो जब ब्लड पीछे जा रहा है तो आपको डायस्टोली में तो आपके पास ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, सॉरी डायस्टोलिक प्रेशर कम हो जाएगा, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ब्लड पीछे जा रहा है तो यानी कि स्ट्रोक वाले इवेंचुअली प्रेशर ज़्यादा हो गया। सो डायस्टोलिक प्रेशर कम और सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा, तो जो पल्स प्रेशर है वो आपके पास इंक्रीज कर जाता है। बाकी इसके अलावा इसमें होता है QHW चीज़ें। QH क्या होता है, क्विन की पल्स होती है, यानी कि आपके पास नेल बट की पल्स करती है, वाटर हैमर पल्स होती है और इसके अलावा हेड बॉबिंग होती है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटेशन तो सिंपल सी बात है, ब्लड जो है वो पीछे जा रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा डायलेट कर जाता है, एक्सटेंडिंग हाइपरट्रॉफी हो सकती है वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से और वॉल्यूम ब्रेस में आप कर सकते हो। मैट्रल वॉल्व प्रोलैप्स का मतलब ये होता है कि वॉल्व जो है ना वो वीकन है, जिसकी वजह से जब एट्रियल सिस्टोली कर रहा है ना, जब आपके पास जब आपके पास सिस्टोली हो रही है तो आपके पास जो मैट्रल वॉल्व है वो लेफ्ट एट्रियम में प्रोट्रूड कर रहा है या आप कह सकते हो बलूनिंग हो रही है उसकी। तो ये मिक्सोमेटस डिजनरेशन सबसे कॉमन की वजह होती है जहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस एक्टिवेट कर जाता है। एटियोलॉजी से नहीं पता, मार्फन सिंड्रोम एनाटॉन सिंड्रोम में हो सकता है। इसमें आपको मिड सिस्टोलिक और यहाँ पे रिगर्जिटेशन मर्मर मिलता है। और स्क्वाटिंग में क्या होता है, स्क्वाटिंग में ना आपकी सिस्टमिक रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, एट्रियल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जब आपके पास प्रेशर बढ़ जाता है तो आउटफ्लो ज़्यादा हो गया तो आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो इजेक्शन है ना जो आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम में वो कम हो जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर एम्बटिंग कम हो जाएगी। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, एंडोकार्डाइटिस, एरिथमिया और रिगर्जिटेशन। अब जो माइट्रल रिगर्जिटेशन है उसमें आपको पता है कि माइट्रल वॉल्व से ब्लड कहाँ पे जा रहा है, पीछे आपके पास लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है और वो कहाँ पे जा रहा है, वो सिस्टोली के दौरान जा रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर
जो है ना यूजुअली वो कहते हैं कि इट इज एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मेटल वॉल प्रोलैप्स, ठीक है। अदर कॉजेज इसकी क्या हो सकती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेटेशन अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट कर गया तो आपके पास जो ऑरिफिस है ना वो भी डायलेट कर गया। इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस या एक्यूट रोमैटिक डिजीज या पेपिलरी मसल रप्चर हो गया, इसमें आपको हॉलो सिस्टोलिक ब्लोइंग मेमर मिलेगा। और जबकि जब देखो जो ये वाला मेमर था वो आपके पास स्क्वाटिंग से सॉफ्ट हो रहा था, लेकिन जो हॉलो सिस्टोलिक ब्लोइंग मेमर आपको मेटल रिगर्जिटेशन में मिलता है, ये जो है वो क्या होता है वो लाउडर हो जाता है, ठीक है, और एक्सपायरेशन के दौरान भी लाउडर हो जाता है। बाकी हमने कहा था कि इसमें वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो जाता है। क्यों? और देखो आपके पास मेटल रिगर्जिटेशन में जब आपके पास ब्लड जा रहा है यहाँ पे आपकी जो है ना वो बैकवर्ड जा रहा है, तो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम जो है ना उसमें ब्लड ज़्यादा कर और वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे जा नहीं रहा। अब मेट्रो स्टेनोसिस था उसमें क्या होता है, इसमें आपके पास मेन चीज़ ये होती है कि यहाँ पे ये मोस्ट कॉमन क्रॉनिक रोमैटिक डिजीज की वजह से होता है। और इसमें आपको पता है कि ऑब्वियसली मेटल जब स्टेनोसिस हो गई तो फिर तो सारा का सारा ब्लड एरिया में रहता है, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा पल्मोनरी में से, और पल्मोनरी में से जब लंग में जाएगा तो वहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी कंजेशन एज वेल एज हेमरेजेस। इवेंचुअली वहाँ से फिर राइट साइड हार्ट फेलियर, क्योंकि राइट वेंट्रिकुलर भी पल्मोनरी ट्रंक में हाई प्रेशर के अगेंस्ट पंप नहीं कर सकेगा। और वहाँ पे अच्छा एट्रियल फाइब्रिलेशन, जब कभी एट्रियल डायलेशन एट्रियल फाइब्रिलेशन को एग्जिस्ट करते हैं तो म्यूरोथर्मिया का खतरा होता ही होता है। फिर आ जाता है कार्डियोमायोपैथी पे। कार्डियोमायोपैथी होती है मायोकार्डियल डिजीज होती है जिनकी जिससे कार्डियक डिस्फंक्शन हो सकती है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या हो सकता है कि कहीं में कहीं चारों के चारों चैम्बर्स कहीं से डायलेट कर जाएं, जिसमें आपके पास यहाँ पे मेटल और ट्रैकस पर अगर वॉल्व रिगर्जिटेशन हो जाती है। अब सोचो कि मेटल और ट्रैकस पर वॉल्व रिगर्जिटेशन है तो आपके पास ब्लड तो सारा का सारा कहाँ जा रहा है, एट्रियम में रह रहा है, तो वेंट्रिकल से बाहर निकले उसको यहाँ पे बायोवेंट्रिकुलर फेलियर कहते हैं। खैर इसकी जो कॉज होती है उसको यहाँ पे मादब से, यानी कि आपके पास मायोकार्डिस इसकी कॉज है जो कि कॉक्सिक की ए या बी जैसे हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे म्यूटेशन और डोमिनेंट मोस्ट कॉमन है अल्कोहल अब्यूज, ड्रग्स में डॉक्सिडोसिस, प्रेगनेंसी और हीमोक्रोमेटोसिस। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि आपके पास म्यूटेशन होती है एक सार्कोमेयर प्रोटीन पे, तो उसकी वजह से आपका हार्ट हाइपरट्रॉफिक हो जाता है। और आपको पता है कि इसमें डायस्टोलिक डिस्फंक्शन होता है क्योंकि डायस्टोलिक के दौरान हार्ट उतना फिल नहीं कर पाता। अगर आपके पास नॉर्मल हार्ट की जो थिकनेस है, नॉर्मल हार्ट की थिकनेस इतनी थी तो वो काफी फिल कर रहा था, लेकिन जैसे आपके पास हार्ट की थिकनेस होगी तो इतनी होगी तो आपको उतना फिल नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो डायस्टोलिक डिस्फंक्शन होता है वेंट्रिकुलर एरिथमियाज की वजह से हो सकता है। ऑब्वियसली जब सिनकोपी होती है सडन एक्सरसाइज से, क्योंकि आपको पता है सब एओर्टिक, अगर आपके पास सब एओर्टिक हाइपरट्रॉफी होती है ना, ये वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम है और यहाँ से एओर्टा बाहर निकल रहा है। अगर आपके पास सब एओर्टिक हाइपरट्रॉफी होती है तो एओर्टा की जो आउटलेट है ना वो आपके पास कम हो जाएगी, स्टेनोटिक एओर्टा हो जाएगी, उसकी वजह से भी सिनकोपी हो सकती है। बाकी बायोप्सी में आपको मायोफाइबर हाइपरट्रॉफी मिलती है। जो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी उसमें क्या होता है कि जो आगे एंडोमायोकार्डियम होती है वो कंप्लाइंट ही नहीं होती, वो डायलेट ही नहीं करती, ठीक है, उसकी वजह से फिलिंग कम हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ये अमाइलोइडोसिस में, सार्कोइडोसिस में, एंडोकार्डियल फाइब्रोसिस में और लाइफलर सिंड्रोम में होता है जहाँ पे आपके पास ईओसिनोफिलिया हो जाता है। और पेशेंट यहाँ पे कहता है कि लो वोल्टेज ईईजी के साथ होता है। और इसके अलावा क्यूआरएस जो एम्पलीट्यूड होता है वो भी डिमिनिश हुआ होता है। लास्ट में देखते हैं कार्डियक ट्यूमर तीन तरह के होते हैं, मेक्सोमा, हैप्टोमा और मेटास्टेसिस। जो मेक्सोमा होता है वो मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर होता है अडल्ट्स में, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपके पास यहाँ पे जिलेटिनस फाइब्रस मटेरियल ग्राउंड सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। यूजुअली ये मेटल वॉल, इसमें क्या होता है कि पेरेंक्रेटिक मैस कहाँ पे बनता है, लेफ्ट एट्रियम में। अगर मेटल वॉल में हो तो सिनकोपी हो सकती है। जो हैप्टोमा होता है वो प्राइमरी ट्यूमर होता है आपके पास कहाँ पे, वो चिल्ड्रन में होता है। इसमें आपके पास कार्डियक मसल जो है उसका बिनाइन हेमाटोमा होता है। ट्यूबरकुलस स्क्लेरोसिस के साथ एसोसिएटेड और ज़्यादा वेंट्रिकल में होता है। जो मेटास्टेसिस होते हैं यानी कि आपके पास जो सेकेंडरी ट्यूमर्स होते हैं वो ज़्यादा यहाँ पे आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं, ब्रेस्ट के, लंग के और मेलानोमा के और लिम्फोमा होते हैं जो कि यहाँ पे मेटास्टाइज कर सकते हैं। इसमें मेनली पेरिकार्डियम होती है, वहाँ पे पेरिकार्डियल फ्यूजन होता है।